अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है जासिफ हाशमी और ये है मर्सिडीज E200 AMG कैब्रियोलेट 2021 मॉडल। ये मर्सिडीज E क्लास की 6th जनरेशन है और ये इसका फेसलिफ्ट वाला वर्जन है। फिर ये स्पेसिफिक कार कैब्रियोलेट है, यानी कि कन्वर्टेबल। इस गाड़ी की रूफ फोल्ड होती है और गाड़ी 2 डोर आती है। फोल्ड में इसको इस तरह से कर सकता हूँ, लाइक दिस। और इस गाड़ी की प्रेजेंस कंपैरेटिवली सिंपल E क्लास से बहुत ज़्यादा है। ये गाड़ी सही हेड टर्नर है और उसके अलावा बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लगती है, लेकिन इसमें थोड़ी सी लिमिटेशन ये है कि ये गाड़ी 4 लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है, 2 फ्रंट पे 2 बैक पे। बैक पे इसमें लोग प्रॉपर बैठ सकते हैं, वैसा नहीं कि लेग रूम ना होने के बराबर हो। यहाँ पे लेग रूम सफिशिएंट है इस गाड़ी में और ये है भी काफ़ी ज़्यादा लग्जूरियस। खैर, ये सब चीज़ें कवर करूंगा इस रिव्यू के अंदर। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की प्राइस की, तो इसकी डिमांड 4.25 करोड़ रुपए है। ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है, 21 मॉडल है और 24 इंपोर्ट है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के अपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक रावलपिंडी में ये वाली ब्रांच। इन दोनों ही ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टेंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और इसके अलावा यहाँ फिर एक पेंट बुक भी अवेलेबल है। तो गाड़ी की मॉडिफिकेशन वगैरह के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट E क्लास and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. लेकिन इस रिव्यू को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं रोज ही इस तरह की लग्जरियस कार्स की वीडियोस लेके आता रहता हूँ। खैर, अगर बात कीजिए स्पेसिफिक गाड़ी की, तो ये AMG वर्जन है और AMG मर्सिडीज की कैटेगरी में स्पोर्टियर लाइन है। इस स्पोर्टियर लाइन में बोनट कंपैरेटिवली थोड़ा डिफरेंट आता है, रिम्स डिफरेंट आते हैं और इसके अलावा फ्रंट की लुक भी काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव होती है। दिस कार इज़ नो डिफरेंट। इसके बम्पर में ये काफ़ी ज़्यादा ग्रिल्स दी गई हैं। इसका जो मर्सिडीज का एम्बलम है ये भी बड़ा आता है, 3 पॉइंट स्टार। यहाँ पे जो इसके एक्सक्लूसिव या डिज़ाइनर पैकेज वगैरह होते हैं उनमें मर्सिडीज का लोगो यहाँ पे ऊपर आता है, ऊपर निकला हुआ। तो इसमें बेसिकली वो नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पे बड़ा लोगो दिया गया है जिसमें रडार आता है और उसके अलावा इसके ऊपर एक कैमरा भी दिया गया है, क्योंकि ये गाड़ी 360 डिग्री कैमरा सेटअप भी ऑफर करती है। फिर इसके अलावा इसकी जो ये साइड पे फॉग लैंप वाली ग्रिल्स हैं ये बंद ही हैं, लेकिन यहाँ पे एयर वेंट्स के डक्ट्स आते हैं। बेसिकली यहाँ से गाड़ी हवा सक करके साइड से बाहर करती है और इसकी एरोडायनामिक्स को बेहतर बनाती है। फिर इसके अलावा ये गाड़ी फ्रंट पे पार्किंग सेंसर भी ऑफर करती है और इसकी जो हेडलाइट्स हैं ये मल्टी बीम LED वाली हैं। E200 में हेडलाइट्स ये वाली आती हैं, E180 में हेडलाइट सिंपल वाली आती हैं जिनमें नीचे LEDs दी गई होती हैं। ये ज़रा लग्जरियस है और इसके अलावा इसके बहुत सारे और भी पर्पसेस हैं। आप इसको अपनी मर्जी के लिहाज से काफ़ी हद तक एडजस्ट कर सकते हैं और आप जब भी इस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो ये हेडलाइट्स पहले नीचे जाके ऊपर आती हैं, फिर इसके अंदर से पिक्सेल और लेदर्स की एक लाइक ट्रांजिशन इफेक्ट आता है जो कि काफ़ी लग्जरियस फील देता है इस गाड़ी को। इसके अलावा बाकी ये गाड़ी AMG वर्जन है तो इसके बोनट में ये हम्प्स भी दिए गए हैं, सिंपल वर्जन में ये हम्प्स नहीं आते। बाकी इसकी हेडलाइट्स ऑटो लेवलिंग वाली हैं, ऑटो एडजस्टेबल हैं, ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होती हैं और इसके वाइपर भी रेन सेंसिंग है। इसकी विंड स्क्रीन सिंपल E क्लास वगैरह से थोड़ी सी डिफरेंट है, किस तरह से मैं कवर करूंगा अभी। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो ये गाड़ी एक D7 की सेडान है, यानी कि ये साइज के लिहाज से सोनाटा, कैमरी, क्राउन वगैरह जितनी है, बट ये सिर्फ क्योंकि 2 डोर है तो यहाँ पे सब कुछ काफ़ी ह्यूज दिया गया है। इसका ये एक ही डोर है और ये इतना बड़ा है जितना कि आम गाड़ियों में 2 डोर्स होते हैं। इसमें एंट्री एग्जिट भी आसान है, अगले और पिछले दोनों पैसेंजर्स का, और इसके अलावा फीचर्स भी यहाँ पे डिसेंट दिए गए हैं। इस तरह से कि इस गाड़ी की साइड मिरर रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, इनमें ऑटो का फीचर भी आता है, ब्लाइंड स्पॉट पॉइंटर्स भी आते हैं, ऑटो डिमिंग भी आती है और इसके अलावा नीचे यहाँ पे कैमरास भी दिए गए हैं जो कि आपको इस गाड़ी का 360 डिग्री व्यू देंगे। 360 कैमरास भी E200 में आते हैं, 180 में नहीं आते। और इसके अलावा इसमें फिर E350E वर्जन भी आते हैं, उनमें भी ये चीज़ ऑप्शनल होती है, बट इस गाड़ी में सब कुछ लिया गया है जो कि ये गाड़ी ऑफर कर सकती है। बाकी इसके अलावा इसमें नीचे फिर ये साइड स्कर्ट्स दी गई हैं AMG में, जो इसके लुक्स को बेहतर बना रही हैं। रिम भी इसमें काफ़ी मज़ेदार आते हैं और इसके अलावा जहाँ तक बात है विंड स्क्रीन की, तो इसके डायमेंशंस सिंपल E क्लास से डिफरेंट होती हैं। फिर इसके साइड मिरर भी सिंपल E क्लास से डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि अगर इसका साइड मिरर टूट जाए तो आप इस पर सिंपल E क्लास का लेकर लगा सकते हैं। इसका यूनिक है क्योंकि ये डोर के अंदर माउंटेड है, LC300 सीरीज़ की तरह। फिर इसके अलावा इसमें बाकी भी सारी की सारी चीज़ें काफ़ी यूनिक हैं रिम्स को छोड़ के। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की, तो ये ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से भी डिसेंट है। ये पॉइसन के मोस्टली ब्रेकर्स को क्लियर कर लेती है क्योंकि इसमें एक तो रिम अच्छे खासे बड़े आते हैं और फिर D7 की सेडान्स होती भी थोड़ी सी ऊंची हैं।
तो पाकिस्तान में ये गाड़ी आपको बिल्कुल इशू नहीं करेगी, सी क्लास नीचे लगती हैं और ये गाड़ी अपनी वैल्यू को भी जस्टिफाई करती है। हालांकि ये गाड़ी 4.25 करोड़ की है और आपको पहला ख्याल ये आएगा कि इतने में तो मैं प्राडो ले लूँ, V8 ले लूँ, पता नहीं क्या कुछ ले लूँ, लेकिन ये गाड़ियाँ मोस्टली वो लोग लेते हैं जिनके पास ऑलरेडी V8 और लेक्सस होती हैं और उनको एक हेड टर्नर कार चाहिए होती है। V8 इस्लामाबाद में बहुत कॉमन है, जबकि ये गाड़ी काफ़ी यूनिक है। आप कहीं भी जाके इसको पार्क करेंगे तो लोग आके आपसे पूछेंगे कि ये कौन सी कार है और कितने की है एंड फलाना फलाना। तो इसका वाव फैक्टर बहुत है और उसी चीज़ पे ये गाड़ी बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही है। फिर ऑब्वियसली इसकी रूफ फोल्ड होती है और जिन शहरों में मौसम अच्छा होता है और डस्ट कम होती है वहाँ पे ये गाड़ी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। आप रूफ खोल के इसको सही इंजॉय कर सकते हैं और एक इसकी एक अलग ही वाइब है, अलग ही फील है। फिर इसके अलावा रेयर पैसेंजर्स भी इसमें यहीं से एंटर होते हैं। किस तरह से एंटर होंगे मैं आगे दिखाऊंगा। आप इसकी जो फ्रंट सीट्स हैं इसको सिर्फ एक दफ़ा खींच के छोड़ते हैं इसका लैच, तो ये ऑटोमेटिकली आगे आती है और फिर फोल्ड भी हो जाती है। फिर इस रेड क्वार्टर ग्लास को आप अपनी मर्जी के हिसाब से रोल डाउन या रोल अप भी कर सकते हैं और इसको मैं की फॉब से भी रोल डाउन कर सकता हूँ। अनलॉक करके अगर मैं अनलॉक दबा के रखूंगा तो इस गाड़ी की सारी विंडोज ऑटोमेटिकली रोल डाउन हो जाएंगी, इंक्लूडिंग दिस क्वार्टर ग्लास, और इसके अलावा इसकी रूफ भी यहाँ पे फोल्ड हो जाएगी इस तरह से। मोस्टली गाड़ियों में सिविक वगैरह मर्सिडीज में आप अनलॉक करके अनलॉक दबा के रखें तो सिर्फ विंडोज रोल डाउन होती हैं और सनरूफ खुलती है। इस कार के केस में विंडोज रोल डाउन होती ही होती हैं, लेकिन तब इसकी पूरी रूफ भी खुल जाती है। ये मेरे ख्याल से काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। जब तक आप बटन दबा के रखेंगे तब तक इसकी रूफ खुलेगी और अगर आप इसको बीच में रोकना चाहते हैं तो आप रोक भी सकते हैं। सेम प्रोसेस अगर मैं रिवर्स करूँगा, लॉक करके लॉक दबा के रखूँगा तो इसकी विंडोज तो बंद होंगी ही, लेकिन इसकी रूफ भी बंद होगी इस तरह से। और अगर मैंने इस प्रोसेस को बीच में रोकना है और रूफ को साफ करना है तो मैं ये बटन बीच में छोड़ दूंगा इस तरह से। अब इसकी रूफ यहाँ पे रुक गई है, इसको मैं साफ कर सकता हूँ, मेंटेन कर सकता हूँ, जो काम इसके करने हैं हो सकते हैं। और फिर इस प्रोसेस को मैंने कंटिन्यू करना है तो मैं लॉक दोबारा दबा के रखूँगा तो ये रूफ अब बाकी क्लोजिंग खुद करेगी इस तरह से। तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी मज़ेदार चीज़ें हैं। फिर इसकी रूफ के लिए अलग कंपार्टमेंट दिया गया है इसकी डिग्गी में, वो भी मैं दिखाऊंगा अभी आगे जाके। और अगर बात की जाए इसके इस वाले एरिया की तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस तरह से इसका रेयर फेंडर बहुत ही बड़ा सारा है। फिर इसकी जो साइड स्कर्ट होती है उसका भी बैक पे जो पार्ट होता है, वैसे मोस्टली गाड़ी में वो इतना सा होता है जहाँ पे आगे ख़त्म होती है, बट इसके केस में ये पार्ट तकरीबन 1.5 फुट का है, इतना बड़ा सारा एरिया है और यह है प्लास्टिक की। फिर इसके अलावा इसकी रूफ सारी यहाँ से जाके बैक पे फोल्ड होती है। इसकी डिग्गी के 2 पोर्शन ओपन होते हैं, एक तो ये आगे वाला, फिर ये वाला अलग से पोर्शन भी ओपन होता है पीछे की तरफ, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें रूफ जाती है। यहाँ पे एक ब्रेक लैंप दिया गया है। इसके एल्यूमिनियम की फ्रिल जो है ये कैब्रियोलेट वर्जन में काफ़ी ज़्यादा थिक आती है और ये मैट की फिनिश में है। फिर इसके अलावा इसमें रिम्स भी स्टैगर्ड आते हैं, यानी कि अगले कम चौड़े हैं, पिछले ज़्यादा चौड़े हैं। अगला टायर 245 साइज़ के साथ है, पिछला 275 साइज़ के साथ है। रिम भी 19 इंच के हैं, ये सब मैं डिटेल में कवर करूँगा आगे जाके। और इसके अलावा पार्किंग सेंसर्स भी इसमें यहाँ बैक पे साइड तक आते हैं, तो ये गाड़ी आपको बैक पे साइड तक के ऑब्स्टिकल्स भी इंडिकेट करेगी। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर एंड की तो इसके टेल लाइट सिंपल ई क्लास से डिफरेंट है। ये बेसिकली पतली सी लाइट हैं और सारी कैब्रियोलेट्स में ऐसी ही आती हैं, बेशक आप सी देखें, ई देखें, एस देखें। इनमें एलईडी दी गई हैं इंडिकेटर के लिए भी और इसके अलावा ब्रेक के लिए भी, और इसमें रिवर्स भी यहीं पे आता है। और बाकी बैक पे गाड़ी 2 एग्जॉस्ट ऑफर करती है, दोनों ही फंक्शनल हैं, ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा बाकी इसमें बैक पर टेलगेट जो है ये भी पावर्ड आता है। अब इसके मर्सिडीज के लोगों को ऊपर से इस तरह पुश करेंगे तो इसकी डिग्गी ओपन हो जाएगी। फिर इसके अलावा ट्रंक कैपेसिटी की अगर बात की जाए तो ये सिंपल ई क्लास से कंपैरेटिवली काफ़ी कम है, क्योंकि इसमें एक यहाँ पे एरिया आता है। इसको अगर मैंने रूफ बंद की हुई है तो मैं फोल्ड कर सकता हूँ लाइक दिस, लेकिन अगर मैंने रूफ ओपन करनी है तो फिर ये एरिया नीचे ही रहेगा इस तरह से, और ट्रंक कैपेसिटी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। फिर इसके अलावा इसमें रेयर बेंचेस 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं, मैं इनको भी यहीं से ही इस तरह से ड्रॉप कर सकता हूँ और फोल्ड कर सकता हूँ और यहाँ पर अच्छा खासा सामान आ जाएगा। बाकी इसमें फिर नीचे एक लिड दी गई है जिसको उठा के मैं इसकी एक टूल किट एक्सेस कर सकता हूँ। इसमें स्पेयर टायर यहाँ पे नहीं आता, यहाँ पे नीचे बैटरी वगैरह दी गई है और इसके अलावा इसकी रूफ का मैकेनिज्म दिया गया है। इस अंदर वाले पोर्शन को फोल्ड करने के लिए यहाँ पे एक ये इलेक्ट्रॉनिक बटन दिया गया है। अब ये पोर्शन फोल्ड हो गया है और इसकी रूफ अब बंद नहीं हो सकती। अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो अब इसकी रूफ फोल्ड होगी। बहुत सारे लोग गाड़ी में बैठ के इसकी रूफ को फोल्ड करने लगते हैं और रूफ फोल्ड नहीं हो रही होती, तो उनको होता है पता नहीं क्या मसला है, एरर आ रहा है, गाड़ी बंद करके ऑन करेंगे तो हो जाएगा। बट उनको ये समझ नहीं आती कि इसकी डिग्गी का ये वाला पोर्शन जब तक नीचे की तरफ नहीं होगा इसकी रूफ फोल्ड नहीं होगी। अगर मैं इसको इस तरह से बंद कर दूंगा सामान रखने के लिए तो फिर इसकी रूफ एरर देती रहेगी, फोल्ड नहीं करेगी। इसके अलावा ट्रंक में इसके लाइट्स दी गई हैं और बाकी बैक पे इसमें विंडशील्ड आती है जो कि रूफ के साथ ही फोल्ड होती है। फिर इसके मर्सिडीज एम्बलम के अंदर एक हिडन कैमरा भी दिया गया है। आप अगर रिवर्स लगाते हैं तो ये जो लोगो है ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ जाता है और नीचे से कैमरा रिवील करता है। ये अगेन मेरे ख्याल से एक
अच्छी इनकॉर्पोरेशन है रिवर्स कैमरा की, जबकि सिंपल ई क्लास में कैमरा अलग से नंबर प्लेट के ऊपर निकल के आता है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ मज़ेदार है और वो ये है कि इस गाड़ी का जो ये वाला एरिया है लाइक छत का, ये अभी तो पूरी छत ही लग रही है, लेकिन जब ये फोल्ड हो जाता है तो यहाँ पे काफी बड़ा सारा ब्लैक कलर का पोर्शन आ जाता है जहाँ पर आप चढ़ के बैठ भी सकते हैं और इसके अंदर एक विंड डिफ्लेक्टर दिया गया होता है। छत को खोलने के लिए मैं गाड़ी को अनलॉक करके अनलॉक दबा के रखूंगा तो इसकी विंडोज भी रोल डाउन हो जाएंगी और छत भी ओपन हो जाएगी लाइक दिस। और ये इसकी छत की फोल्डिंग का व्यू बैक से, ये वाला एरिया अलग से ऊपर आता है और आप यहाँ पर चढ़ के बैठ भी सकते हैं। यहाँ पर स्पीकर्स दिए गए हैं जो कि आप इस एंगल से देख सकते हैं। और इसके अलावा फिर इसमें एक ये बैक पे विंड डिफ्लेक्टर भी आता है। ये बेसिकली आप अंदर से रेस और लोअर कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से। अगर आप यहाँ पे बैठना है तो आप इसको नीचे कर दें, नहीं तो बैक पे जो तेज ब्रीज और विंड्स आती हैं उनको अवॉइड करने के लिए यहाँ पे डिफ्लेक्टर ऊपर कर देंगे तो यहाँ पे गाड़ी कंपैरेटिवली शोर काफी कम करेगी। फिर इसके अलावा यहाँ पे सेफ्टी बार्स दिए गए होते हैं जो कि इनकेस ऑफ एक्सीडेंट डिप्लॉय करते हैं। अगर गाड़ी उलट जाए तो यहाँ से आपके सर न फंसे, इसलिए यहाँ पे सेफ्टी रॉड्स निकल आते हैं। और अब अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो एक्सटीरियर की तरह इसका इंटीरियर भी बहुत ज़्यादा लग्जरियस है। मैंने इससे पहले एक ब्लैक रूम वाली कार का रिव्यू किया हुआ है, लेकिन इसका रूम उससे भी ज़्यादा प्यारा लग रहा है क्योंकि ये ब्लैक, व्हाइट और रेड के कॉम्बिनेशन के साथ है। रेड के साथ आइवरी इंटीरियर बहुत खूबसूरत लग रहा है और इसके अलावा ये इंटीरियर वैसे भी इतना लग्जरियस है कि ये गाड़ी बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे लगती है। ये सब मैं कवर करूंगा अभी। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इसका पूरा ही लेदर की फिनिश में है और इसके अलावा ये ई क्लास के फेसलिफ्ट वाला स्टीयरिंग है। फेसलिफ्ट में 6 स्पोक्स आ गई थी और इसके लेफ्ट राइट स्पोक जो कंट्रोल्स हैं ये बेसिकली आधे टच में हैं और आधे टैप करने से यूज़ होते हैं। लेफ्ट पे जो कंट्रोल्स हैं ये सारी स्क्रीन के हैं, राइट पे जो कंट्रोल्स हैं ये सारे इस मीटर की स्क्रीन के हैं और बाय द वे ये दोनों ही इसमें स्क्रीन आती हैं, मीटर भी और सेंटर में भी। फिर इसके अलावा ये गाड़ी पैडल शिफ्टर भी ऑफर करती है, यानी कि मैं इसको मैनुअली भी गियर्स के बीच में स्विच कर सकता हूँ। फिर इसके अलावा ये गाड़ी फेसलिफ्ट वाला वर्जन है जो कि 2020 के बाद आया था, तो इसके एयर वेंट्स भी ये काफ़ी यूनिक कर दिए गए थे। पहले एयर वेंट्स में एम्बिएंट लाइट्स नहीं आ रही थी, फिर इस टाइम पे दे दी गई थी। और इसके अलावा अगर बात की जाए इसके गेयर सेलेक्टर की, तो इसमें गेयर सेलेक्टर जो है ये कॉलम शिफ्ट आता है। इसके गेयर्स को मैं यहीं से ही इस तरह से स्विच कर सकता हूँ, जो कि काफ़ी कन्वीनियंट डिज़ाइन है गेयर शिफ्टिंग का। मैं स्टीयरिंग को मोड़ते हुए ही यहीं से इसको डी में, यहीं से इसको रिवर्स में और फिर यहीं से ही पार्क भी कर सकता हूँ। तो ये वाला एरिया इससे बेसिकली क्लीन भी हो जाता है और इसके अलावा गियर शिफ्टिंग भी आप सिंगल हैंडेडली कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा लेफ्ट पे इसके ये हेडलाइट के और इंडिकेटर के और वाइपर के कंट्रोल दिए गए हैं। बीम में इसी तरह दूंगा जिस तरह गाड़ियों में होती है, इंडिकेटर्स को ऊपर नीचे करने से होंगे और इसके अलावा वाइपर में घुमा के इसको यूज़ कर सकता हूँ। स्टीयरिंग व्हील इसका मैनुअल फंक्शन के साथ आता है, यानी कि जब भी मैं इस गाड़ी को ऑन और ऑफ करूँगा तो इसकी सीट्स भी और स्टीयरिंग व्हील भी एडजस्ट करेगा। और अगर बात की जाए इसके मीटर की, तो मीटर इसमें ये पूरी स्क्रीन है जो कि हाईली कॉन्फ़िगरेबल है। इसकी मैं थीम्स भी चेंज कर सकता हूँ, ये गाड़ी मुझे क्या क्या शो करवाएगी वो यहाँ पे एडजस्ट कर सकता हूँ। इसके गेजेस के इफेक्ट किस तरह के होंगे, गेजेस में क्या शो हो रहा होगा वो मैं यहाँ पे एडजस्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं पूरा मैप भी देख सकता हूँ, पूरी यहाँ पे अपनी मल्टीमीडिया की साइट्स भी देख सकता हूँ। और इसके अलावा यहाँ पे गाड़ी मुझे लाइफ टाइम नेविगेशन के एरोस वगैरह भी शो करवाएगी कि टर्न राइट, टर्न लेफ्ट, वो सब मुझे इसी स्क्रीन में शो होगा। फिर इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन आते हैं जो कि मैंने पहले कवर किए हुए हैं। और ये गाड़ी क्योंकि EQ बूस्ट वाली कार है तो यहाँ पे रेडी की बैजिंग शो करवा रही है, यानी कि ये गाड़ी रेडी टू ड्राइव है। फिर इसके अलावा बाकी जो मीटर का पैनल है इसके आसपास ये एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है जो कि काफ़ी डिसेंट तरीके से ग्लो करती है। और इसके अलावा ऊपर जो ये इसकी हाउसिंग दी गई है ये भी पूरी लेदर की फिनिश में है। पीछे ग्रिल दी गई है और उसके पीछे इसका फिर हेडअप डिस्प्ले भी दिया गया है। E200 हेडअप डिस्प्ले ऑफर करती हैं, 180 में नहीं आता। और यहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें कॉन्फ़िगरेबल हैं। ये गाड़ी यहाँ पर मुझे स्पीड भी शो करवा रही है, इसकी जो रोड की वार्निंग्स हैं वो भी शो करवा रही है, लेंस भी शो करवाती है। फिर इसके अलावा सेंटर में यहाँ पे इसका सबवूफर दिया गया है और डैशबोर्ड भी इसका पूरा ही लेदर की फिनिश पे है। फिर अगर हम उससे नीचे आते हैं तो यहाँ पे इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है और ये स्क्रीन भी मर्सिडीज ई क्लास में बहुत ज़्यादा वेरी करती हैं वर्जन के साथ। अगर आप कोई इसकी बिल्कुल बेसिक पैकेज लेंगे, एक्सक्लूसिव लेंगे, तो उसमें स्क्रीन बिल्कुल इतनी सी होगी और टच भी नहीं होगी। फिर कुछ गाड़ियों में स्क्रीन बड़ी होती है लेकिन टच नहीं होती। इस कार के केस में ये बड़ी भी है और टच वाली भी है, इसको मैं टच से यूज़ कर सकता हूँ। तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी चीज़ है। मैंने इससे पहले बहुत सारी कार्स रिव्यू की हुई हैं जिनमें स्क्रीन या टच में नहीं थी, लेकिन थी इतनी बड़ी, और एक कार में काफ़ी छोटी भी थी। खैर यहाँ से मैं इसकी एम्बिएंट लाइटिंग को एडजस्ट कर सकता हूँ इस तरह से। फिर इसके अलावा गाड़ी की सारी स्टैट्स मुझे ये यहाँ पे शो करवाएगी। इसमें आप ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB, एंड्रॉइड ऑटो, ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं और ये MBUX प्री फेसलिफ्ट वाली कार से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड है। फिर उससे नीचे इसकी एयर वेंट्स दिए गए हैं जो कि फेसलिफ्ट के बाद वाला डिज़ाइन है, इनमें भी एम्बिएंट लाइट्स दी गई हैं और ये टर्बाइन डिज़ाइन में है। और फिर उससे नीचे भी यहाँ पे एक और काफ़ी बड़ी एम्बिएंट लाइट दी गई है। एम्बिएंट लाइटिंग जो कंपनी से आती है, आफ्टर मार्केट एम्बिएंट लाइटिंग कभी भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। और स्पेशली मर्सिडीज की लाइट्स का, ये लाइट आपको सामने से नज़र नहीं आ रही, ये बेसिकली कहीं पड़ती हुई आपको नज़र आती हैं, तभी इतनी खूबसूरत लगती हैं। अब जैसे यहाँ पे जो एम्बिएंट लाइट ग्लो कर रही है,
वो मुझे नजर नहीं आ रही। नीचे लेदर का एरिया है और लाइट ऊपर अंदर लगी हुई है, तो वो जब इसके ऊपर पड़ती है तो उसकी काफी डिसेंट लुक आती है। सेम गोस फॉर दीज एरियाज। इन सारे एरियाज में लाइट विजिबल नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ पड़ती हुई शाइन करती हुई नजर आ रही है, तो इसकी एक अपनी ही लुक है। खैर, फिर नीचे यहाँ पे इसके फिजिकल कंट्रोल दिए गए हैं क्लाइमेट कंट्रोल के। क्लाइमेट कंट्रोल इसमें डुअल जोन आता है, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर अपनी मर्जी के लिहाज से इसकी जोन्स को एडजस्ट कर सकते हैं। फिर नीचे यहाँ पे कुछ और बटन दिए गए हैं और एक सेंटर में एरिया खाली है। यहाँ पे क्लॉक आती है जो कि आप ऐड ऑन करवाते हैं, ये बेसिक कार्स में नहीं आती। फिर इसके अलावा नीचे यहाँ पे एक ये वुड का एरिया दिया गया है जिसको मैं ओपन करके 2 कप होल्डर एक्सेस कर सकता हूँ, और यहाँ पे एक वायरलेस चार्जर भी दिया गया है। वायरलेस चार्जर भी हर कार में नहीं आता, छोटी ट्रेन में यहाँ पे जस्ट एक ड्रॉर आती है। फिर इसके अलावा अगर इसकी चाबी की बैटरी डेड हो जाए तो ये चाबी यहाँ पे प्लेस करूँगा राइट वाले कप होल्डर में, और फिर ये गाड़ी स्टार्ट हो सकती है। पीछे पर यहाँ पे इसका एक ट्रैक पैड दिया गया है जहाँ से मैं इसकी स्क्रीन के पीछे नेविगेट कर सकता हूँ, और ये ट्रैक पैड 3 फेसलिफ्ट कार वाला है। जब इसको फेसलिफ्ट कर दिया गया था तो इसमें ट्रैक पैड डिफरेंट आ गए थे, लेकिन सेडान कार्स में, कैब्रियोलेट्स में यही वाला ट्रैक पैड कंटिन्यू रखा गया। आई एम नॉट श्योर व्हाई। ये 2017, 18, 19 में आ रहा था। खैर, इसके यहाँ पे ड्राइव मोड सेलेक्टर दिया गया है। ड्राइव मोड इसमें टोटल 4 आते हैं, इको, कंफर्ट, स्पोर्ट और फिर इंडिविजुअल। और इसके अलावा फिर यहाँ पे पार्किंग सेंसर का कंट्रोल दिया गया है, 360 डिग्री कैमरास का कंट्रोल दिया गया है। ये गाड़ी आपको 360 डिग्री व्यू भी देगी इस तरह से। ये मेरे ख्याल से काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है एक सेडान के लिए। और पीछे पर यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कंट्रोल्स दिए गए हैं जो कि सिंपल ई क्लास में नहीं आते, और ये इसकी रूफ के हैं। मैं इसकी रूफ को यहाँ से अप और डाउन कर सकता हूँ। इसके अलावा इसके विंड डिफ्लेक्टर्स को यहाँ से रेस ऑल ओवर कर सकता हूँ। विंड डिफ्लेक्टर्स में यहाँ पे फ्रंट पे भी दिए गए हैं और बैक पे भी दिए गए हैं। इनसे बेसिकली शोर कम हो जाता है। फिर यहाँ से इसकी मैं रूफ को तो कंट्रोल कर ही सकता हूँ, लेकिन फिर इसकी सारे विंडोज को भी एट अ टाइम कंट्रोल कर सकता हूँ इस तरह से। इस सिंगल ही बटन से ये सारे विंडोज रोल डाउन हो गई हैं, जबकि यहाँ से मुझे इंडिविजुअली ऊपर नीचे करनी पड़ेंगी इस तरह से। खैर, इसके अलावा सेंटर में सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि स्प्लिट में है, और इसकी कैपेसिटी भी अच्छी खासी स्पेशियस है। इसमें 2 सीट आउटलेट दिए गए हैं, और अगर बात की जाए इसकी सीट्स की तो ये भी काफ़ी प्रीमियम है। ये गाड़ी आइवरी रूम के साथ है तो इनकी लुक काफ़ी लग्जरियस आ रही है, लेकिन इसकी मेंटेनेंस थोड़ी सी मुश्किल होगी। फिर इसके अलावा कैब्रियोले वाली कार में एक चीज़ एक्स्ट्रा आती है, और वो है नेक वार्मर। इसके हेडरेस्ट में नीचे एयर वेंट्स दिए गए हैं, और अगर मैं इनको ऑन करता हूँ तो ये सही गर्म हवा थ्रू करती है आपकी नेक पे, ताकि सर्दियों में आपको ठंड ना लगे। ये मेरे ख्याल से काफ़ी यूजफुल फीचर है कन्वर्टेबल कार्स में, और ये गाड़ी आपको इस हद तक गर्म रखती है कि आप इसकी छत खोल के भी इसको सर्दियों में चला सकते हैं। गर्म आपको इस तरह रखती है कि नेक पे नेक वार्मर है, सीट्स ऑलरेडी हीटेड हैं, और इसके अलावा आप यहाँ से भी हीटर ऑन कर दें तो ये गाड़ी आपको सही एक कोजी सी फील देगी इसमें। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए विंडोज के कंट्रोल की तो यहाँ पे नॉर्मल कंट्रोल दिए गए हैं। साइड मिरर्स के रिट्रैक्टेबल हैं। साउंड सिस्टम इसमें बर्मास्टर का है जो कि एक एड ऑन फीचर है और इस गाड़ी में लिया गया है। और इसके अलावा फिर इसकी सीट्स में मैगी फंक्शन दिए आते हैं। सीट्स इसकी हाईली एडजस्टेबल हैं जिनको मैं इलेक्ट्रॉनिकली यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ। और इसके अलावा फिर एम्बिएंट लाइटिंग भी इसकी डोर्स में दी गई है, काफ़ी लग्जरियस किस्म की। डोर पैनल्स के अच्छे खासे मैसिव हैं। और इसके अलावा बाकी अगर बात की जाए रूफ की तो इसके जो हेडरेस्ट हैं ये भी सिंपल ई क्लास से डिफरेंट हैं। ये छोटे हैं और इसमें फिर ये लाइट्स दी गई हैं जो कि ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होती हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पे कोनों में माइक्स भी दिए गए हैं जहाँ से आपकी ऑडियो बड़ी प्रॉपर जाएगी। और इसके अलावा इसमें रेड व्यू मिरर भी ऑटो डिमिंग फीचर के साथ आता है। ऊपर यहाँ पे कंट्रोल्स कम दिए गए हैं ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे कोई खास जगह नहीं है। यहाँ पे जैसे सनग्लास होल्डर दिया गया है और इसके अलावा फिर ये कैबिन लाइट के कंट्रोल दिए गए हैं। रूफ को आप कंट्रोल यहाँ से करेंगे और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। रेयर पैसेंजर्स के लिए एंट्री का तरीका ये है कि दोनों सीट्स के साथ यहाँ पे लैचेस दिए गए हैं। इनको अगर मैं खींच के आगे कर दूंगा तो फिर ये सीट अब खुद आगे जाएगी इलेक्ट्रॉनिकली लाइक दिस। और अब मैं यहाँ पे इजीली एंटर होकर बैठ सकता हूँ इस तरह से। और अगर मैं फ्रंट सीट को एक दफ़ा पीछे कर दूंगा तो भी खुद पीछे आएगी तब तक जब तक मेरे पास यहाँ पे लगना सफिशिएंट बचता नहीं है। ये एक दफ़ा मेरे घुटनों को टच होकर हल्की सी आगे हो जाएगी लाइक दिस। सेंस करती है कि पीछे कितनी जगह चाहिए। और अब मेरे पास यहाँ पर सफिशिएंट लेग रूम बाकी है। अगर मैंने जगह को ज़्यादा खुला रखना है तो मैं घुटने तरह से आगे कर लूँगा और उसको पहले ही रोक दूंगा। फिर इसके अलावा मैं यहीं से बैठ के इन विंडोज़ को भी यूज़ कर सकता हूँ। अगर स्विच ऑन हो तो यहाँ पे इसका कंट्रोल दिया गया है तो मैं अपनी मर्जी के लिहाज से इसको भी ओपन क्लोज कर सकता हूँ। अगली विंडो बेशक बंद हो मैं पिछली ओपन कर सकता हूँ। फिर इसके अलावा यहाँ पे बर्मास्टर के स्पीकर्स भी दिए गए हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए। लेग रूम तो मेरे पास लॉन्गर जर्नीज के लिए सफिशिएंट है ही, लेकिन इसमें 2 ही लोग बैठेंगे क्योंकि सेंटर में इसमें कप होल्डर्स दिए गए हैं। फिर इसके अलावा सेंटर से ड्राइव ट्रेन जा रही है काफ़ी बड़ी, तो ऑब्वियसली यहाँ बंदा आ ही नहीं सकता। फिर इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए एमेनिटीज पूरी हैं इस तरह से कि इसमें एयर वेंट्स दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे हेडरेस्ट भी दिए गए हैं, सीट बेल्ट दी गई हैं, आस इसके पोर्ट्स दिए गए हैं और इसके अलावा इसमें एयर बैग्स भी दिए गए हैं। रेयर पैसेंजर के सामने जो हेडरेस्ट हैं इनमें यहाँ पे एक मैश दी गई है और इस मैश के पीछे 2 वेंट्स आते हैं जो कि फ्रंट पैसेंजर्स के ऊपर हवा थ्रो करते हैं लाइक नेक वार्मर्स।
फिर इसके अलावा मैं अगर यहाँ बैठा हुआ हूँ और मेरे पास बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है या हवा आ रही है तो मैं इस विंड डिफ्लेक्टर को ऊपर करवा सकता हूँ आगे से, फिर यहाँ पे हवा और शोर कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। बाकी बैग पे यहाँ पे ये पॉकेट्स दी गई हैं। अगर मैंने बाहर निकलना है तो सेम प्रोसीजर है, मैं इस सीट के हुक को अनलैच करके आगे कर दूंगा तो ये सीट अब खुद आगे जा रही है लाइक दिस, और मैं यहाँ से काफ़ी ईजिली एंट्री एग्जिट कर सकता हूँ। लेकिन ये एंट्री एग्जिट ईजी तब तक है जब तक रूफ ओपन है, अगर रूफ क्लोज होगी तो फिर यहाँ से निकलना बैठना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन बॉडी साइड में बहुत सारे ऑफर होते हैं, 1.5, 2.0, प्लग इन हाइब्रिड्स, डीजल इंजन। ये स्पेसिफिक कार 1.5 टर्बो चार्ज्ड है जो कि एक अच्छा इंजन है और ई क्लास में सबसे ज़्यादा कॉमन है। ये इंजन तकरीबन 170 के आसपास हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और इसके अलावा इस पे टैक्सेस वगैरह भी कम पड़ते हैं क्योंकि ये सिर्फ एक 1500 सीसी इंजन है। ये मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी चीज़ है और इसके अलावा ये 1500 होने की वजह से एवरेज भी अच्छी देता है। ये गाड़ी आपको 10 से 12 तक की एवरेज देती है जो कि सिविक की एवरेज होती है, और इतनी बड़ी गाड़ी से ये एवरेज मिलना मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ है। फिर इसके अलावा इसकी कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस भी कंपैरेटिवली कम पड़ती है क्योंकि ये कोई बहुत बल्कि बीफियर इंजन नहीं है। और इसके अलावा इसके इंजन बे के अंदर काफ़ी सारा आपको एल्यूमिनियम भी देखने को मिलेगा जो कि वेट रिडक्शन में काफ़ी हद तक हेल्प करता है, और ऑब्वियसली इसका इफेक्ट एक्सेलरेशन और फ्यूल एफिशिएंसी दोनों में पड़ता है, दोनों इससे बेहतर हो जाती हैं। फिर इसके अलावा इसका इंजन बे काफ़ी टाइटली पैक्ड है, वेल इंसुलेटेड है। टर्बो चार्जर इसका यहाँ पे आपको सामने ही नजर आ रहा है, और टर्बो चार्जर इसका आपको यहाँ पे सामने ही नजर आएगा इस ऑयल की बोतल के साथ। बाकी इसके अलावा ये इंजन इनलाइन 4 सिलेंडर है, ऊपर इसकी 4 लाइन्स दी गई हैं जो कि शो करवाता है कि ये 4 सिलेंडर इंजन है, और बाकी बोनट इसका हाइड्रोलिक से ओपन होता है। इसमें इंसुलेशन भी दी गई है और ये गाड़ी ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइविंग मोड्स, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें ऑफर करती है जो कि इसकी राइड को बेहतर बनाते हैं। बाकी इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज की, और टायर साइज जो आता है E200 कैब्रियोले में ये है 245, 40 और 19 आगे, और पीछे है 275, 35 और 19। और इसकी वजह यह है कि इसके रिम्स स्टैगर्ड हैं, अगले रिम कम चौड़े हैं, पीछे ज़्यादा चौड़े हैं, अगले टायर भी कम चौड़े हैं, पीछे ज़्यादा चौड़े हैं, और इसकी वजह यह है कि ये गाड़ी रियर व्हील ड्राइव है तो सारी पावर बैक पे अकोमोडेट करने के लिए टायरों को बड़ा रखा गया है। फिर इसके अलावा इसमें AMG वाले रिम्स हैं, तो इसमें एक ये एरिया ऐड कर दिया गया है जो कि इसके लुक्स को बेहतर बना रहा है, और इस पर AMG की बैजिंग भी दी गई है। इसी तरह C क्लास में भी एक एरिया ऐड किया गया है लेकिन वो साथ ही जुड़ा हुआ है, तो वो उसके रिम के इंप्रेशन को थोड़ा छोटा बनाता है। आई एम नॉट श्योर कि मर्सिडीज ने ऐसा क्यों किया, बट इसकी लुक सबसे बेस्ट हैं। फिर इसके अलावा इसमें फ्रंट और बैक चारों पे ही डिस्क ब्रेक्स आती हैं, और इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स की बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि इसकी राइड को बेहतर बनाते हैं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।